बच्चों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन को हमने अच्छे से समझ लिया है कि रेडिएशन के पास डुअल नेचर होता है। तो कभी रेडिएशंस पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं और कई बार रेडिएशंस वेव की तरह बिहेव करते हैं। अब ये जो चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यानी कि जो मैटर होता है, मैटर समझते हैं आप, पढ़ा होगा आपने, डेफिनेशन सबको याद रहती है मैटर क्या है। तो एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। तो कोई भी एक ऐसी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जिसके पास मास हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। तो ये जो चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर होता है उसके पास भी डुअल नेचर होता है, इसके बारे में समझना है। तो ये बात सबसे पहले किसने बोली, तो किसने ये इस बात को समझाया कि जो मैटर है, मैटर जो कि एक पार्टिकल होता है, जैसे आपको मालूम है कोई भी हमारे पास मार्कर है, बुक है, बोर्ड है, मोबाइल है, तो ये सब चीजें क्या है, मैटर हैं। और ये किससे मिलके बने हुए हैं, पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। तो मैटर एक पार्टिकल होता है, लेकिन एक साइंटिस्ट हुए डी ब्रॉय, ये आप इसको जो भी पढ़ेंगे आप, ये होता है डी, आप इसको डी ब्रोगली भी पढ़ते हैं कुछ बच्चे, बट रियल में इसका प्रोनाउंस क्या होता है, डी ब्रॉय। तो ये जो साइंटिस्ट हैं डी ब्रॉय, तो इन साइंटिस्ट ने बोला कि जो मैटर एक पार्टिकल है, अगर वो मोशन में है, अगर वो मूव कर रहा है तो वो एक वेव बन सकता है, उसके पास वेव की प्रॉपर्टी आ सकती है। ये बात इनने बोली। कोई इनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, बट इनने बस एक बात को बोल दिया। अपनी थीसिस में उन्होंने ये लिखा कि जो एक मैटर एक पार्टिकल होता है, लेकिन अगर वो मोशन में है, कोई मूविंग पार्टिकल है, मूविंग मैटर है, तो उसके पास वेव की प्रॉपर्टीज आ सकती हैं। अब पता आप लगाओ, ठीक है। उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वगैरह नहीं था, लेकिन अगर कोई अगर ऐसी बात कर रहा है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के बोल रहा होगा। तो मतलब किस थ्योरी के बेसिस पर उन्होंने ऐसी बात की, हमें इस चैप्टर में समझना है, इस लेक्चर में इस बात को समझना है कि मतलब ऐसा उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने ये बोला कि जो मैटर है उसके पास, मैटर एक पार्टिकल होता है लेकिन वो अपना वेव नेचर शो कर सकता है अगर वो मोशन में हो। ऐसा तो है नहीं कि बस ऐसे ही उठा के बोल दिया, कुछ सोचा होगा, समझा होगा, कुछ देखा होगा, और उसके बाद उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया होगा कि जो पार्टिकल है उसके पास भी वेव नेचर हो सकता है। इसको हम समझेंगे इस चैप्टर में कि डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर के पास दो डुअल नेचर है, डी ब्रॉय ने इस बात को बताया, तो क्या सोच समझ कर उन्होंने इस बात को बोला, इसको हम समझेंगे। इसके बाद इसी के बेसिस पर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे कि व्हाट आर डी ब्रॉय वेव या मैटर वेव। ये डी ब्रॉय वेव क्या होती है, मैटर वेव क्या होती है, हम इसको समझेंगे। थोड़ा बता देता हूं मैं भाई, कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है, कोई मैटर अगर मोशन में है, तो वो वेव की तरह बिहेव करता है, उसके पास वेव की प्रॉपर्टीज आती हैं, एक वेव फॉर्म होता है। तो किसी भी मैटर के मोशन की वजह से या किसी पार्टिकल के मोशन में आने की वजह से जो वेव फॉर्म होता है, उस वेव को हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव। या जो साइंटिस्ट ने इस बात को बताया था वो कौन थे, डी ब्रॉय, तो उनके नाम पे आप इसको बोल सकते हैं डी ब्रॉय वेव। और उस वेव की जो वेवलेंथ होगी, उस वेवलेंथ को हम बोलते हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ, ठीक है। तो राइट डाउन डी ब्रॉय वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन क्या थी उसको समझाऊंगा मैं। तो डी ब्रॉय ने वेव इक्वेशन दिया था कि अगर एक वेवलेंथ हो जाएगा, अगर एक वेव फॉर्म हो जाएगा तो उसकी वेवलेंथ कैसे फाइंड करेंगे आप। तो वेवलेंथ फाइंड करने की एक इक्वेशन लेकर आए थे डी ब्रॉय, और उसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डी ब्रॉय वेवलेंथ। तो आपको वो इक्वेशन भी ड्राइव करनी है, कैसे आई थी समझाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव, यानी कि जो डी ब्रॉय वेव है, मैटर वेव है, तो वो किस टाइप की वेव है, क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा या मैकेनिकल वेव होगा, या उसके अलावा और भी उसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, तो हम समझेंगे इस लेक्चर में कि व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सो दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है और जो एक्सेलरेट होता है पोटेंशियल डिफरेंस v से, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा दोगे तो वो एक्सेलरेट होगा। और वैल्यू ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ, क्योंकि आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन का होता है, पार्टिकल होता है, और पार्टिकल अगर एक्सेलरेट होगा यानी मोशन में आ जाएगा, और मोशन में आ जाएगा तो डी ब्रॉय के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, वेव बन जाएगा, और वेव है तो वेवलेंथ होगी। अब वो वेवलेंथ कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, अगर भी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट हुआ है तो वेवलेंथ आप कैलकुलेट करेंगे और वो आपको मिलना चाहिए 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो इतना वेवलेंथ आपको मिलना चाहिए।
इसको अपन प्रूव करके दिखा देंगे। या जब आप ये डेरिवेशन करोगे तो आपको बीच में एक एक्सप्रेशन ये वाला भी मिल जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉय वेवलेंथ, और वेवलेंथ कितना होना चाहिए, h/√2m e। ई का मतलब होता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको के भी लिखते हैं कई बार, मैं इसको के लिखता हूं, तो √2m के। वो आपको जब ये डेरिवेशन करेंगे बीच में आपको ये मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन ये बोल रहा है तो यहीं तक छोड़ देंगे, और अगर ये वाला बोला है तो यहां तक कर देंगे। जब इसको करेंगे तो बीच में आपको यहां तक मिल जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। डुअल नेचर ऑफ मैटर, इसके बारे में समझते हैं, क्योंकि अभी तक आपने देखा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के पास डुअल नेचर होता है, मतलब उसके पास वेव का नेचर भी है और पार्टिकल का नेचर भी है। अब हमें समझना है डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के पास भी डुअल नेचर होता है। मैटर तो आप समझते ही हैं, मैटर मतलब कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो कोई भी एक ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसके पास मास होता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। और मैटर किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, मतलब मैटर के पास पार्टिकल नेचर तो है ही, क्योंकि मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल से। लेकिन 1924 में जो डी ब्रॉय साइंटिस्ट थे, वो अपनी थीसिस तैयार कर रहे थे। जैसे आप लोग क्या करते हैं, जैसे प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं, प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं, तो एक अपना प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल आप तैयार करते हैं। तो उसी टाइप से ये जो साइंटिस्ट थे डी ब्रॉय, ये अपना हाइपोथीसिस लिख रहे थे, अपनी थीसिस लिख रहे थे। तो वहां पर अपनी थीसिस में उन्होंने एक बात लिखी। चलिए, कौन सी बात लिखी? उन्होंने ये बोला कि अगर कोई मूविंग पार्टिकल है, अगर कोई मूविंग पार्टिकल है तो उसके पास वेव की प्रॉपर्टीज होना चाहिए। जबकि आप सभी को पता है कोई भी मैटर का जो पार्टिकल होता है उसके पास तो पार्टिकल नेचर होता है। लेकिन ये जो साइंटिस्ट है डी ब्रॉय, उन्होंने एक बात लिखी अपनी थीसिस में कि अगर कोई मूविंग पार्टिकल हो, मैटर का कोई मूविंग पार्टिकल है, मोशन में अगर कोई पार्टिकल है, तो उसके पास क्या होता है, एक वेव नेचर होना चाहिए। चलिए ठीक है, और उन्होंने लिख तो दिया। अब बाद में जैसे आप लोगों का क्या होता है, इंटरव्यू रहता है, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, कोई फाइल बनाई, तो बाद में क्या होता है, वाइवा होता है, इंटरव्यू होता है। तो वहां पे क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी आपने उसमें लिखा है प्रैक्टिकल फाइल में, प्रोजेक्ट फाइल में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो कुछ ऐसा इनके साथ भी हुआ, एक वाइवा टाइप का होता है जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने यहाँ पे जो बात लिखी है वो आप प्रूव करके दिखाएं, ऐसा आपने क्यों लिखा, तो उसके बारे में हमसे पूछते हैं। तो डी ब्रॉय से भी पूछा गया, जब उनकी थीसिस में देखा गया, उन्होंने एक बात लिखी थी कि जो मूविंग पार्टिकल होता है उसके पास वेव की प्रॉपर्टीज होना चाहिए। तो उनसे क्वेश्चन किया गया कि आप ऐसा क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये बात नहीं थी, क्योंकि कोई भी पार्टिकल को वेव मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि कोई इसके बारे में सोचता ही नहीं था कि पार्टिकल के पास वेव नेचर हो सकता है। लेकिन सबसे पहले जो किसने बोला ये बात, डी ब्रॉय ने। तो अगर कुछ लिखा है उस थीसिस में पार्टिकल के बारे में कि वेव नेचर होना चाहिए, तो कुछ सोच समझ के लिखा होगा, कुछ स्टडी किया होगा, उनके पास कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी होना चाहिए। बट इनके पास कोई प्रूफ नहीं था। तो उनसे पूछा गया आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, क्या सोचकर आपने ये लिखा? तो उन्होंने ये बताया कि मैंने यहाँ पे जो लिखा है कि पार्टिकल के पास वेव नेचर होता है, ये 2 पॉइंट कंसीडर किए और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कंक्लूजन निकाला। वो 2 पॉइंट कौन से थे, देखिए। तो पहले तो ये है कि द मटेरियल पार्टिकल जो होता है अगर मोशन में है तो शुड डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज, तो उसके पास वेव लाइक प्रॉपर्टीज होना चाहिए। और उनका जो रीजनिंग था, उनका जो एक्सपेक्टेशन था, वो किस पर बेस्ड था, बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग 2 कंसिडरेशन, यानी कि जो 2 पॉइंट हैं उन पर ये बेस्ड था कि पार्टिकल के पास वेव नेचर क्यों होना चाहिए। तो 2 पॉइंट उनके पास ये थे। तो पहला उन्होंने बोला कि देखो आइंस्टीन की एक थ्योरी है, मास एनर्जी में एक रिलेशनशिप है। जो आइंस्टीन साहब हैं, जो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या बोला है, मास और एनर्जी में रिलेशन दिया है। तो पहले आप इसको समझ लो। तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई भी आपके पास मास है और मास को आप डिस्ट्रॉय करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, अगर मास को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो मास क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मास क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है।
अगर आपने m मास को डिस्ट्रॉय किया तो वो कितना एनर्जी बनाएगा, तो एनर्जी आप निकाल सकते हैं E इक्वल टू mc² से। यहाँ पे मास होता है जो आपने डिस्ट्रॉय किया और c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा एनर्जी, यानी कितने मास को डिस्ट्रॉय करने से आप कितनी एनर्जी बना सकते हैं। एक रिलेशन यहाँ पे निकला, यानी कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? ओके। तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, और जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे आपको कभी मास फाइंड करना हो तो आप c² को डिवाइड में ले जाइए, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि मास इक्वल्स टू E अपॉन c²। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को आपने एनर्जी दिया, जैसे मान लो मेरे पास एक बॉल है, बॉल रेस्ट में है, उसका कुछ मास होगा, ठीक है, और बॉल जब मोशन में आ जाएगा तो उसका मास होगा कुछ और। क्या दोनों मास सेम रहेंगे? रेस्ट मास और बॉल जब मोशन में है उसका मास, क्या दोनों मास सेम होंगे? नहीं। तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग आप समझ लें, क्योंकि जब बॉल रेस्ट में है तो उसके पास एनर्जी कम होगी, उसका मोशन तो है ही नहीं। जब मोशन उसके पास नहीं है तो मोशन की जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, तो वो तो उसके पास होगी ही नहीं, और अगर एनर्जी कम होगी तो उसका मास भी कम होगा। तो एक्चुअली क्या होता है, मास को अब बाद में आपको पढ़ाऊंगा मैं एटम एंड न्यूक्ली वाले चैप्टर में, कि मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मास भी एक एनर्जी की फॉर्म होती है। तो अगर बॉल रेस्ट में है तो उसके पास एनर्जी कम है, और जो उसका मास आएगा वो उसके पास मास कम रहेगा। लेकिन जब बॉल मोशन में आ जाएगी तो पहले जो मास था वो तो रहना ही है, लेकिन मोशन में आने की वजह से उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, यानी कि उस बॉल की एनर्जी इंक्रीज होगी। और एक बात याद रखिए, अगर उस बॉल की एनर्जी इंक्रीज होगी तो मतलब उसका मास भी इंक्रीज होगा। बात आई समझ में? तो जो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है और अगर वही ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा तो मोशन में आने के बाद उसका मास इंक्रीज होता है। मास क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये कहां से आया? कुछ नहीं है, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो उसके पास मास कहां से आता है भाई? उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स वगैरह। तो उनके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, मोशन चलता रहता है, इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। तो अंदर मोशन की वजह से और कुछ अंदर फोर्स भी लगते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, अट्रैक्शन का, रिपल्सन का, न्यूक्लियर फोर्स लगते हैं। तो इतने सारे फोर्सेस की वजह से उनके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और ये सभी एनर्जी जो होती है उस एनर्जी की वजह से किसी ऑब्जेक्ट का कुछ मास होता है। मतलब मास एक्चुअली क्या है? एनर्जी की फॉर्म है। तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मास आप देख पा रहे हैं वो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम, न्यूक्ली, ये सब कुछ जो है उनकी एनर्जी की वजह से होता है। अब किसी का अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके पास भी मास होगा, क्योंकि अंदर वाले पार्टिकल वगैरह तो हैं, उनके पास एनर्जी है, तो उसकी वजह से मास आता है। लेकिन जब उसी पार्टिकल को आप मोशन में लेके आ जाओगे तो पहले वाली एनर्जी तो वही रहेगी, लेकिन मोशन में लाने से उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, तो उसको मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और उसकी वजह से उसका मास इंक्रीज कर जाएगा। आई बात समझ में? तो जितना एनर्जी आप उसको दोगे उसी के अकॉर्डिंग मास इंक्रीज करेगा। आप उसको कम एनर्जी दोगे तो मास कम इंक्रीज होगा, और ज्यादा एनर्जी देंगे तो ज्यादा मास इंक्रीज होगा। अब कितना मास होगा कैसे निकालेंगे? तो आप कितना एनर्जी दे रहे हैं, मान लो आपने E एनर्जी दिया, उसको आप डिवाइड कर दें c² से, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से डिवाइड करें तो कितना मास इंक्रीज कर जाएगा। तो इंक्रीज मास आप यहां से निकाल सकते हैं E अपॉन c² से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइंस्टीन की थ्योरी के अकॉर्डिंग कि मास एनर्जी में एक रिलेशनशिप होता है। मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट? मास एनर्जी इक्विवेलेंट है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये बात उन्होंने सबसे पहले बोली कि पहला पॉइंट यही था कि आइंस्टीन की थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी होता है mc², यानी कि मास को डिस्ट्रॉय करने पर कितना एनर्जी रिलीज होगा वो आप यहां से निकाल सकते हैं। और किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने एनर्जी सप्लाई किया तो उसका कितना मास इंक्रीज होगा वो आप इससे निकाल सकते हैं। तो आप m लिख सकते हैं या फिर आप इसको डेल m भी लिख सकते हैं, मतलब चेंज इन मास या इंक्रीज इन मास या डिक्रीज मास, तो जो भी आप इसमें लिख सकते हैं। एनर्जी अगर कम कर दोगे तो वहां पे आपको मास डिक्रीज हो जाएगा, वो भी आप निकाल सकते हैं। m का मतलब मेरे लिए ये ओके।
तो यहां से समझ में आया कि आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो मास जो कि एक मैटर होता है और एनर्जी जो कि एक रेडिएशन होता है, रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती है तो उसके पास क्या होती है, एनर्जी। और इसके अलावा वो तो हमने बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, बाकी और भी टाइप की वेव होती है, उनके सबके पास एनर्जी होती है। साउंड वेव है, साउंड वेव के पास क्या है, एनर्जी है। मैं यहां से कुछ बोलूंगा तो एनर्जी ट्रेवल होगी यहां से, ठीक है। तो एक्चुअली रेडिएशंस के पास क्या होता है, एनर्जी होता है। तो मास यानी कि मैटर, एनर्जी यानी कि रेडिएशन, ये होते हैं इक्विवेलेंट आइंस्टीन के अकॉर्डिंग। मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आई क्या? तो उनका पहला पॉइंट तो यही था। तो उन्होंने ये बोला कि यार यहाँ पे जो मास और एनर्जी होते हैं इक्विवेलेंट, तो देयर मस्ट बी म्यूचुअल सिमेट्री बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन। अगर दोनों इक्विवेलेंट हैं तो दोनों में सिमेट्री होना चाहिए। कैसी सिमेट्री? जैसे आपको पता है कि रेडिएशन मास इक्विवेलेंट है और रेडिएशन के पास होता है डुअल नेचर, जो कि पार्टिकल की तरह भी वेव करता है और वेव की तरह भी वेव करता है। जब रेडिएशन के पास डुअल नेचर है तो मास के पास भी डुअल नेचर होना चाहिए। रेडिएशन के पास अगर डुअल नेचर है तो मास के पास भी क्या होना चाहिए, डुअल नेचर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मास एनर्जी इक्विवेलेंट है। जब एनर्जी के पास डुअल नेचर हो सकता है तो मास के पास भी होना चाहिए। उनका पहला पॉइंट तो यही था, पर कोई प्रूव नहीं था। उनने बस यहां से कंक्लूजन निकाला कि आइंस्टीन की थ्योरी के अकॉर्डिंग मास एनर्जी इक्विवेलेंट है और जब एनर्जी जो है रेडिएशन उसके पास डुअल नेचर है तो मास के पास भी डुअल नेचर होना चाहिए। तो देयर मस्ट बी म्यूचुअल सिमेट्री बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन, सिमेट्री होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट जो ही लिखा है मैंने कि रेडिएशन हैज डुअल नेचर, क्योंकि रेडिएशन के पास डुअल नेचर है तो देयरफॉर फ्रॉम सिमेट्री से आप अगर देखें, सिमेट्री कंसिडरेशन से, तो मैटर मस्ट ऑल्सो पॉसेस डुअल नेचर। तो आई बात समझ में? तो डी ब्रॉय ने जो यहां पे बोला कि पार्टिकल के पास वेव नेचर होना चाहिए, वो कहां से लिया? दो पॉइंट लिए। पहला आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन, जिससे मास एनर्जी इक्विवेलेंट होते हैं, और अगर मास एनर्जी इक्विवेलेंट है तो दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि सिमेट्री के अकॉर्डिंग जब एनर्जी के पास यानी कि रेडिएशन के पास डुअल नेचर है तो मास के पास भी डुअल नेचर होना चाहिए। तो मास पार्टिकल तो पहले से ही है, लेकिन वो भी अपना वेव नेचर शो कर सकता है अगर वो मोशन में हो तो ये कुछ पॉइंट हैं, देख लें आप। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कि व्हाट आर डी ब्रॉय वेव और मैटर वेव। ये डी ब्रॉय वेव क्या होती है, मैटर वेव क्या होती है, और राइट डाउन डी ब्रॉय वेव इक्वेशन। तो ये वेव इक्वेशन क्या है वो भी आपको लिखना है। तो डी ब्रॉय वेव किसको बोलेंगे आप? तो जो मैटर वेव होते हैं उसी को हम बोलते हैं डी ब्रॉय वेव। और मैटर वेव कौन से वेव होते हैं? कोई भी अगर मैटर पार्टिकल मोशन में है तो उसकी वजह से जो वेव फॉर्म होता है उस वेव को हम बोलते हैं मैटर वेव। यानी कि मैटर पार्टिकल की वजह से जो वेव बनेगा उस वेव को हम क्या बोलेंगे, मैटर वेव। या जो साइंटिस्ट ने जो ये वेव आपको बताया था, साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं हम डी ब्रॉय वेव। तो इसकी डेफिनेशन है कि मैटर वेव या डी ब्रॉय वेव क्या होता है? तो द वेव एसोसिएटेड विथ मटेरियल पार्टिकल इन मोशन। अगर कोई मटेरियल पार्टिकल है, मैटर पार्टिकल है मोशन में, तो उसकी वजह से जो वेव एसोसिएट होगा, ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव या फिर डी ब्रॉय वेव बोल सकते हैं। और उस वेव की जो वेवलेंथ होगी, यानी कि मैटर वेव की जो वेवलेंथ होती है, उस वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, डी ब्रॉय वेवलेंथ। तो बात समझ में आ गई? अगर डी ब्रॉय वेवलेंथ के लिए क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डी ब्रॉय वेवलेंथ, तो आपको सेम डेफिनेशन लिखना है कि द वेव एसोसिएटेड विथ मटेरियल पार्टिकल इन मोशन आर कॉल्ड मैटर वेव एंड देयर वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रॉय वेवलेंथ। यहां तक कहानी समझ में आई, ये हमने देख लिया। अब ये जो वेव बनेगा उसकी इक्वेशन बतानी है, जिसको हम बोलते हैं डी ब्रॉय वेव इक्वेशन। एक्चुअली कुछ नहीं है कि जो वेव फॉर्म होता है हम उस वेव की वेवलेंथ फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? वेवलेंथ। और वेवलेंथ फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं डी ब्रॉय वेव इक्वेशन। तो क्या करना हमें अब, अगर ये वेव बनेगा तो उसकी वेवलेंथ भी फाइंड करनी पड़ेगी, और वेवलेंथ फाइंड करने का जो फॉर्मूला आपके सामने आएगा उसी को हम क्या बोल देंगे, डी ब्रॉय वेव इक्वेशन। उसको वेव इक्वेशन का नाम दिया है। चलिए ठीक है, तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो डी ब्रॉय वेव इक्वेशन किस तरीके से फाइंड करेंगे? तो यहां पर डी ब्रॉय ने टू थ्योरी का यूज किया। तो पहली थ्योरी थी, हम देख लेते हैं, बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी।
प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन का एनर्जी अपन ई मान लेते हैं, तो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है एच एफ के इक्वल। और एक और फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तो एच सी अपॉन लैम्डा। यहां पे हम लिख देते हैं एच का मतलब क्या है, एच होता है प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, और एफ का मतलब है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ। और सी का मतलब है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। चलो यहां लिख देता हूं मैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला आप देखें इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एच एफ होगा, और इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एच सी अपॉन लैम्डा। ओके, एक आइंस्टीन का जो मास एनर्जी रिलेशन था, तो वहां से भी आपको एक एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो डी ब्रॉय ने एक फॉर्मूले का और यूज किया, बाय आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। तो आइंस्टीन ने जो डी ब्रॉय थे, डी ब्रॉय ने किसका यूज किया, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। तो आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है, तो E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ये क्या है, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। अगर दोनों को आप कंपेयर करें, क्योंकि E इक्वल्स टू हमारे पास है एच सी अपॉन लैम्डा और E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो यहां पे मैं कंपेयर करने के बाद लिख सकता हूं इसको नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन, इसको नाम दे दो आप सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से आप देखें दोनों एनर्जी हैं, दोनों को इक्वेट कर लेंगे, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर एच सी अपॉन लेमडा किसके इक्वल हो जाएगा, एम सी स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब ये सी डिवाइड में पहुंचेगा, यहाँ पे सी को कैंसिल करेंगे अपन, ये सी स्क्वायर है तो सी से स्क्वायर तो कट जाएगा इसका, ये बचेगा। अब यहाँ पर हम क्या करें, तो एच इक्वल्स टू एम सी, लेमडा को मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिवाइड का नंबर मल्टीप्लाई में। मेरे को वेवलेंथ यानी कि लेमडा फाइंड करना है, तो एम सी डिवाइड में आ जाएगा, तो एच अपॉन एम सी इक्वल्स टू लेमडा। तो ये मुझे मिल गया वेवलेंथ, कितना आया, एच अपॉन एम सी के इक्वल आया। अब यहां पर ये एम मास है, सी मतलब क्या है, वेलोसिटी है। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, कहीं आपने नाम सुना हो, मास इंटू वेलोसिटी यानी कि मोमेंटम। तो मास इंटू वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम। तो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला आपको मिलेगा वो हो जाएगा एच अपॉन पी, तो ये आ जाएगा वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कितना होगा, एच अपॉन पी के इक्वल आएगा। ये जो वेवलेंथ का फॉर्मूला है इसी को हम बोलते हैं डी ब्रॉय वेव इक्वेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, डी ब्रॉय वेव इक्वेशन। तो ये होता है आपका लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी एंड दिस इज डी ब्रॉय वेव इक्वेशन। तो इसी को हम बोलते हैं डी ब्रॉय वेव इक्वेशन। हालांकि इसको आप डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके बाद आगे जब मैं डेरिवेशन करवाऊंगा आपको इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फाइंड करने के लिए, उस टाइम पर मैं आपको बताऊंगा कि जो मोमेंटम p है इसको आप इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे समझा देंगे। तो p की जगह लिख सकते हैं √2m के, वो भी हम देखेंगे, और इलेक्ट्रॉन का क्या वेवलेंथ होगा वो भी हम फाइंड करेंगे। बट इस क्वेश्चन में इतना ही करना है कि व्हाट आर डी ब्रॉय वेव क्या होता है, और राइट डाउन डी ब्रॉय वेव इक्वेशन। तो इस तरीके से आप डी ब्रॉय वेव इक्वेशन का डेरिवेशन करके आप ये लिख सकते हैं।
ये क्वेश्चन है व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव, यानी कि डी ब्रॉय वेव जो है उसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव, तो आपको मालूम है डी ब्रॉय जो वेव इक्वेशन होता है वो होता है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। यहां से अगर आप देखें तो जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के, पी मतलब मोमेंटम। तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। तो जो भी मूविंग पार्टिकल है उसका मोमेंटम होगा, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, वेवलेंथ। यानी कि अगर मोमेंटम ज्यादा होगा फिर वेवलेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है इसमें, पहला पॉइंट समझ में आ गया क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। सेकंड पॉइंट ये होता है कि मान लीजिए कि पार्टिकल अगर रेस्ट में है, रेस्ट में अगर पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो पार्टिकल रेस्ट में मतलब वेलोसिटी जीरो। तो वेवलेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एच अपॉन पी, पी मतलब मास इनटू वेलोसिटी यानी कि मोमेंटम। तो यहां पर वेलोसिटी को हम जीरो कर देंगे, तो जीरो से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो आंसर नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी आएगा, बहुत बड़ा नंबर। तो यहां पर वेवलेंथ हो जाएगी इन्फिनिटी। अब वेवलेंथ अगर इन्फिनिटी हो गई मतलब वेव फॉर्म नहीं होगा। इतनी बड़ी वेवलेंथ आप बना दोगे तो वेव कैसे बनेगा फिर। तो वेव के लिए तो इस तरीके से चलना चाहिए। अब आप एफ चला रहे हो, पता नहीं इन्फिनिटी भी जाके मिलेगा वो, तो इस तरीके से वेव फॉर्म नहीं होगा। तो पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी जीरो होगा, इसलिए वेवलेंथ इन्फिनिटी आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो यहाँ पर मैटर वेव फॉर्म नहीं होगा। तो मैटर वेव के फॉर्म होने के लिए क्या जरूरी है, पार्टिकल मोशन में होना चाहिए। तो वेव्स आर एसोसिएटेड विथ मटेरियल पार्टिकल ओनली व्हेन दे आर इन मोशन, यानी कि अगर मटेरियल पार्टिकल मोशन में है तभी आपको मिलेगी मैटर वेव। ये हो गया इसका सेकंड प्रॉपर्टी। अब देखिए थर्ड में क्या है कि फॉर मैटर वेव चार्ज इज नॉट नीडेड ऑन मैटर पार्टिकल। क्यों, आपको मालूम है मैटर वेव को फॉर्म करने के लिए चाहिए क्या है, पार्टिकल। पार्टिकल मोशन में है तो वेव फॉर्म हो जाएगा, लेकिन क्या उस पार्टिकल पे चार्ज होना जरूरी है कि पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो। देखो ऐसा कुछ नहीं है, बस पार्टिकल के पास चार्ज होना जरूरी नहीं होता है कि कोई सा भी उसके पास चार्ज हो। अगर कोई न्यूट्रल पार्टिकल भी है और अगर वो मोशन में है तो वो मैटर वेव को फॉर्म कर सकता है। तो मैटर वेव के प्रोपोगेट होने के लिए, फॉर्म होने के लिए देयर इज नो नीड ऑफ चार्ज ऑन अ पार्टिकल। तो पार्टिकल पे चार्ज का होना जरूरी नहीं है और इसीलिए हम इनको बोलते हैं मैटर वेव। तो फॉर मैटर वेव चार्ज इज नॉट नीडेड ऑन मटेरियल पार्टिकल या मैटर पार्टिकल, तो चार्ज का होना जरूरी नहीं होता है। और एक और बात है कि जो डी ब्रॉय वेव बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा या मैकेनिकल वेव होगा, तो किस टाइप का ये वेव फॉर्म होता है यहाँ पे। तो हम ये क्लियर बोल सकते हैं कि जो डी ब्रॉय वेव होते हैं यानी कि जो मैटर वेव होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले नेचर के नहीं होते हैं। तो डी ब्रॉय वेव कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि डी ब्रॉय वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का क्यों नहीं हो सकता है। उसका रीजन ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म होने के लिए चार्ज पार्टिकल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म कब होता है, सोर्स क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी चेंज होना चाहिए, तो तब वहां पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म होगा। लेकिन जैसा आपको मैंने बता दिया कि मैटर वेव में चार्ज की जरूरत ही नहीं है। जब चार्ज ही जरूरी नहीं है तो फिर आप चार्ज पार्टिकल कहां से लाओगे। ठीक है, तो डी ब्रॉय वेव कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इसका आंसर आप दे सकते हैं अगर ये क्वेश्चन अलग से आता है कि बाय डी ब्रॉय वेव आर नॉट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, तो क्यों नहीं होते हैं। तो उसका रीजन आप बता सकते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के आपको नहीं मिलेंगे बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ओनली प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस होता है, फॉर्म होता है। और जबकि आपको मैंने इस वाले पॉइंट में बता दिया था कि मैटर वेव के प्रोपोगेट होने के लिए, फॉर्म होने के लिए देयर इज नो नीड ऑफ चार्ज, यानी कोई चार्ज पार्टिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो देखें ये वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया कि व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव। अब देखिए एक और क्वेश्चन कि ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ इक्वल्स टू h अपॉन रूट 2m के। हमें इसके लिए एक्सप्रेशन करना है।
तो पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं अपन, फिर एक क्वेश्चन और होता है, इसी को हम आगे बढ़ा लेंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। पहले इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। तो आपको मालूम है कि मैंने वेवलेंथ का डेरिवेशन किया था, तो वेवलेंथ आपको मिला था h/p के इक्वल। तो जो डी ब्रॉय वेव इक्वेशन है वहां से आपको मिल गया, और आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो, तो फ्रॉम डी ब्रॉय वेव इक्वेशन, फ्रॉम डी ब्रॉय वेव इक्वेशन। तो डी ब्रॉय वेव इक्वेशन से आप लिख सकते हैं कि वेवलेंथ इक्वल्स टू h/p, ये आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है। अब एक बात और करेंगे हम, जैसे मान लो कोई भी पार्टिकल है और उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी को मैं k मान लेता हूं, क्योंकि पार्टिकल मोशन में होगा और मोशन में है तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी तो उसको अपन क्या बोल देंगे, हाफ ऑफ mv²। तो मान लेते हैं कि पार्टिकल का जो मास है वो m है, वेलोसिटी है v है, कि लेट m क्या हो जाएगा, मास ऑफ पार्टिकल, v हो जाएगा इसका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी को हमने v मान लिया, और जो काइनेटिक एनर्जी है k का मतलब हो जाएगा यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो k क्या है इसमें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, आप इस पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या कोई दूसरा पार्टिकल हो सकता है उसके पास चार्ज ना हो, और चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जब लेंगे तो अपन इलेक्ट्रॉन की बात कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन के मास को m मान लेंगे, वेलोसिटी को v मान लेंगे, काइनेटिक एनर्जी को k मान लेंगे। तो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, अभी मैंने जनरली लिख दिया है। तो इस केस में अगर आप देखें तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा तो वो कितना होता है, हाफ ऑफ mv² के इक्वल होता है। भाई k मतलब काइनेटिक एनर्जी और इसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ mv², m का मतलब मास ऑफ द पार्टिकल। अगर ये पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन है तो आप इलेक्ट्रॉन का मास रख देना, अगर ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वेलोसिटी रख देना। ओके, तो ये मिल जाएगा। अब यहां पर मुझे इस क्वेश्चन को चेंज करना है, किसकी फॉर्म में, p की फॉर्म में। p मतलब मोमेंटम। तो आपको मालूम है यहां पर मोमेंटम कितना है, p है, और मुझे यहां पे मोमेंटम फाइंड करके मोमेंटम की वैल्यू यहां पे रख लेना है, क्योंकि मैं वेवलेंथ को फाइंड करने जा रहा हूं, ठीक है, किसकी फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां पे मास भी है, वेलोसिटी भी है, लेकिन वेलोसिटी पे स्क्वायर है। अगर मास पर स्क्वायर होता तो मैं दोनों का स्क्वायर बाहर निकाल देता, ये बन जाता mv का होल स्क्वायर, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं हो रहा। तो कोई बात नहीं, मास पे स्क्वायर नहीं है तो आप एक काम करो, m का मल्टीप्लाई करें, m का डिवाइड करें। तो ऐसा करने से क्या होगा, m इंटू m करेंगे तो m² बन जाएगा और आपका काम हो जाएगा यहां पर। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1 ये नीचे हो जाएगा 2m और ऊपर हो जाएगा m इंटू m² और v पे स्क्वायर तो पहले से ही है। तो ये हो गया आपका। अच्छा, 2m को इधर ले जाऊं मैं तो 2m का k से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये मिल जाएगा 2mk, और ये mv का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, दोनों पर स्क्वायर था हमने बाहर कर दिया। और ये मास इंटू वेलोसिटी मतलब क्या होता है, मोमेंटम। स्क्वायर को इस साइड ले आओ तो रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा √2mk, और मास इंटू वेलोसिटी को रख दो अपन p मतलब मोमेंटम। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, ये h मतलब क्या है ये तो सभी को पता होगा। h का मतलब प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, बट एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा तो आप लिख सकते हैं। और p का मतलब मोमेंटम, ठीक है। तो p हमारे पास कितना आएगा, √2mk के इक्वल आ जाएगा। तो हमने p की वैल्यू फाइंड की। अब आप यहां पे वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो जो वेवलेंथ होगा वो हमें पता है कितना है, h/p के इक्वल, और p की जगह पे आप बताइए क्या लिख सकते हैं, तो √2mk लिख सकते हैं।
तो ये हो जाएगा देखो वेवलेंथ का फॉर्मूला, जो कि आपको ये एक्सप्रेशन आपको लाना था, ऑब्टेन करना था कि लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन रूट 2m k। तो यहाँ पर h प्लैंक्स कांस्टेंट है, m का मतलब है मास ऑफ द पार्टिकल, और h का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी k का मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, या कई बार k की जगह पे e लिखा होता है, तो e का मतलब यहाँ पे क्या है, एनर्जी की बात हो रही है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं h अपॉन रूट 2me, e मतलब एनर्जी, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो ये एक्सप्रेशन देखो मैंने यहां पे करके दिखा दिया है, जहां पर हमने समझाया। चलिए अब क्या करें, अब सेकंड वाला देखते हैं। देखो सेकंड वाले में क्या होगा, क्वेश्चन है कि सो दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए विच इज एक्सेलरेटिंग बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v, पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा दिया, v लगा दिया, और द वैल्यू ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ इज गिवन बाय, आपको फिर से वेवलेंथ फाइंड करनी है, लेकिन वेवलेंथ इतना आएगा, मतलब आपको सारी वैल्यू रख के कैलकुलेशन करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं इसमें लेट एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक्सेलरेट होगा v पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से, ठीक है। तो मान लिया कि v इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं, तो v इज फाइनल, भाई इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहेगा, जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा दोगे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी 0 है, और पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है और इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज होती है। तो अपन मान लेते हैं कि v इसकी फाइनल स्पीड है, फाइनल वेलोसिटी है जो उसने गेन किया v पोटेंशियल डिफरेंस आने के बाद। तो मैं मान रहा हूं कि लेट v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी को हम भी मान लेते हैं, v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो कैपिटल v है, v क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैपिटल v, तो v हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, तो v पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, और ये जो स्मॉल v है इसको आप चाहो तो इस तरीके से लिख लो, स्मॉल v मतलब वेलोसिटी, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी। अच्छा m का मतलब हो जाएगा मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg, तो ये वैल्यू आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पर जो h है, h की वैल्यू भी आपको रखनी पड़ेगी, तो h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकेंड, तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। और आपको इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, अच्छा इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, तो ये हो जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो कहानी समझ में आई, जब इलेक्ट्रॉन के लिए करना है तो इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में रेस्ट में रहेगा, जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस v अप्लाई करेंगे उस पर फोर्स लगता है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो पहले रेस्ट में था मतलब 0 थी, और 0 से इंक्रीज होकर फाइनल कितना हो जाएगा, मान लो v उसकी वेलोसिटी हो जाती है, तो v हम बोल देते हैं इसकी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास m है, और कैपिटल V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाई किया था, तो ये आपको मिल जाएगा, ओके। तो यहां तक आप देख लें। इसके बाद देखिए क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज होगी और फाइनल वेलोसिटी इसकी v हो जाएगी, तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो क्या आएगी इसके पास, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है v वेलोसिटी गेन करने के बाद उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, और वो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा, मैं इसको k मान लेता हूं, तो k का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसको किसकी वजह से मिला, क्योंकि हमारे वर्क डन के इक्वल आएगा जितना उसने वर्क किया होगा, तो किसकी वजह से, जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था, तो उसकी वजह से हमारा वर्क होगा। और वर्क कैसे निकालेंगे, तो आपको मालूम है कि जो v होता है वो W अपॉन Q है, तो W क्या होता है, Q इंटू V, तो वर्क होता है Q इंटू V के इक्वल।
तो मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि के, तो इसकी जगह पे लिख सकता हूं वर्क डन। कितना होगा वर्क डन, तो वर्क डन इक्वल्स टू के। और वर्क का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू वी, लेकिन इस अभी जो चार्ज हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ई, इसकी वैल्यू बाद में रखेंगे। और वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमने कितना लगाया था कैपिटल वी, तो ये हो जाएगा ई वी इक्वल्स टू के। तो के का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ई वी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आपको ये पहले से ही मालूम है वेवलेंथ कितना होता है, तो वेवलेंथ होता है आपका h/√2m के। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन के लिए करना है तो आपको बस के की वैल्यू रख देना है। तो सेम आपके पास वही फॉर्मूला है, आपको बस क्या करना है, के की वैल्यू रखना है। तो के कितना होगा, के होगा ई वी के इक्वल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें वेवलेंथ फाइंड करना है। वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है, इसको चलो यहाँ ब्रैकेट में रख लेते हैं, तो वेवलेंथ होता है h/√2m के, और यहाँ पर के की वैल्यू हम रख देंगे, तो वेवलेंथ आपको मिल जाएगा h/√2m, और के की जगह क्या रखेंगे अपन, ई वी, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ई वी। तो ये आ जाएगा वेवलेंथ का फॉर्मूला, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए है ये। तो मैंने ये सब क्यों लिखा यहाँ पर, मान लो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट में था, आपने पोटेंशियल डिफरेंस v अप्लाई किया तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, और वेलोसिटी कितना हो जाती है, v हो जाती है। इस v की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको ऐसे ही समझाने के लिए लिख दिया था। और जब उसने स्पीड 0 से v किया तो वहां पे कुछ वर्क हुआ होगा, और वो वर्क किसके इक्वल आएगा, तो वर्क यहाँ पर q इंटू वी के इक्वल आएगा। यहाँ पर मैंने मास लिखा है, मास h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू, e की वैल्यू, ये सारी वैल्यू हम इसमें रख लेंगे। देखो कौन सी रखेंगे, आपको रखना है h की वैल्यू, h की वैल्यू हमारे पास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप रख दोगे, e मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी आप रख लेंगे, और v हमें ऐसा ही छोड़ देना है। तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में एक आंसर आपको मिल जाएगा, और जो आपको एक तरीके से इसके इक्वल आएगा, जो कि आपको प्रूफ करना है। चलिए ठीक है, यहां तक मैंने समझा दिया आपको, देख लें एक बार। अब मैं इसको रफ कर देता हूं और वैल्यू रख के दिखा देते हैं। तो इस साइड का हम रफ कर लेते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू रखना है, और वैल्यू रखने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए हमारे पास वेवलेंथ आ गया है h/√2m eV। चलिए ये आपको मिला। अब आपको इसमें रखना है वैल्यू, तो h की वैल्यू बताइए। तो h हमारे पास है 6.626, कई बार बॉक्स में 6.63 दिया होता है। अब ये जो 6 है वो 5 से बड़ा नंबर है, इसको हटा के अपन आगे वाले में 1 प्लस कर सकते हैं, तो राउंड ऑफ करके 6.63 भी लिखा जा सकता है, और इनटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय, चलो रूट के अंदर रखते हैं, तो 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये रहा देखो इलेक्ट्रॉन का मास, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31, तो मास रख लेना है। और E मतलब चार्ज, तो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये चार्ज हमें रख लेना है। और इंटू में क्या है V, ये रखेंगे। अब हमें इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर लेना है। तो इस पूरी वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद एक आंसर आपको मिल जाएगा, या आप सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा 12.27 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन, देखो सब कुछ सॉल्व कर दिया, ये रूट भी को अलग कर दिया, ये पूरा रूट में था, इसको मल्टीप्लाई किया, रूट निकाला, और जो आंसर आया उससे हमने ऊपर वाले को डिवाइड किया, तो हमें इतना मिलेगा। तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ रूट भी, तो अपॉन में आपको मिल जाएगा रूट भी, और ये आपको मिलेगी वेवलेंथ किसमें, मीटर में। तो वेवलेंथ आपको मीटर में इतना मिलेगा। अब आपको मालूम है 1 मीटर किसके इक्वल होता है, तो 10⁻10 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। तो आपको इसको 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये वाले 10⁻−10 कट जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा वेवलेंथ इक्वल्स टू 12.27 अपॉन रूट भी, और ये आंसर एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, तो वेवलेंथ हमें ये मिल जाएगी। अब ये कैलकुलेशन है, आप करके देख लेना, आ जाएगा आपको, मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके रूट निकाल लेना, और आपको ये मिल जाएगा।
इसको डिवाइड कर देंगे तो वेवलेंथ इक्वल्स टू 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम के इक्वल आएगा। और ये फॉर्मूला आप याद कर लो। तो इलेक्ट्रॉन की जब भी वेवलेंथ आपको फाइंड करना हो, आपको सिर्फ वी की वैल्यू रखना है कि कितना पोटेंशियल आपको दिया है, वो आप रख सकते हैं। और ये राउंड ऑफ करके आप देखोगे तो ये 7 जो है 5 से बड़ा है, तो आपको इसको हटा के आगे वाले में 1 प्लस करके 3 लिख सकते हैं। तो बुक्स में आपको 12.3 भी दिया होता है, तो आपकी बुक में जो भी दिया हो राउंड ऑफ करके दिया हो तो वो देख लेना। तो ये मिल जाएगा 12.3 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम के इक्वल। तो कोई सा भी आपको जो आसान लगे वो कर सकते हैं। तो देख लें एक बार। तो पहले मैंने आपको ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन रूट 2m के करवा दिया, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन के लिए हमने ये भी प्रूफ किया। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, के की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये सारी वैल्यू लिखने के बाद आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि के, और उसको अपन वर्क डन के इक्वल लिख सकते हैं। और वर्क डन होता है आपका Q इंटू वी के इक्वल, तो यानी कि E इंटू वी। तो यहाँ से के की वैल्यू मिल जाएगी, और आपको इस फॉर्मूले में रख देना है के की वैल्यू, और बाद में आप सारी वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो आपको वेवलेंथ मिल जाएगा। तो ये हमने फाइंड कर लिया इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ। ठीक है, थैंक यू।